आगे बढ़ते हैं और इस वक्त गुर्जर आंदोलन पर एक और बड़ा अपडेट। भरतपुर में गुर्जरों का रेलवे ट्रैक पर कब्जा हो चुका है। गुर्जर समाज के युवाओं ने ट्रैक पर कब्जा किया। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह खड्डे खोद दिए गए हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। विजय बैंसला समेत कई गुर्जर नेता वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें सीधी भरतपुर से। बयाना के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा। फतेह सिंहपुरा डोमरिया स्टेशनों के बीच में कब्जा हो चुका है। दिल्ली मुंबई आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। और गुर्जर आंदोलन पर एक और बड़ा अपडेट। मंत्री अशोक चांदना जयपुर से निकल चुके हैं, पीलूपुरा पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करेंगे और वहां पर कर्नल किरोड़ी बैंसला और तमाम दूसरे गुर्जर नेता मंत्री चांदना का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ इस वार्ता में निकलकर सामने आता है, मंत्री और बैंसला की बातचीत पर यह निर्भर करता है। चूंकि चांदना जयपुर से निकल चुके हैं, कुछ ही देर के अंदर वो यहां पर पहुंचेंगे और बातचीत की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के बाद शायद आंदोलन का रास्ता दूसरा रास्ता लिया जाए और ट्रैक पर से लोगों को हटाया जाए। फिलहाल सरकार के साथ वार्ता के लिए मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। रेल के यहाँ पे 2 महीने 2 साल है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। रेल के यहाँ पे 2 महीने 2 साल है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। रेल के यहाँ पे 2 महीने 2 साल है। तेरे दर पे एक बार फिर पटरी पर पहुंच रहे हैं। कर्नल बैंसला ने आह्वान नहीं किया था कि आपको पटरी पर नहीं जाना है, क्योंकि सरकार के मंत्री के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन गुर्जरों को भला कौन रोके, मन में आ जाए तो वो अपनी बात कर ही लेते हैं। फिश प्लेटें उखाड़ दी गई हैं कई जगहों से। हालांकि कर्नल बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला, उन्होंने आकर के और गुर्जर युवाओं को समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत कीजिए, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। क्योंकि कर्नल बैंसला ने आह्वान भी नहीं किया था, वो कुछ टाइम देना चाह रहे थे, कोई फैसला उन्होंने लिया नहीं था। और उनका यही कहना था कि सरकार के मंत्री से उनकी फोन पर बात हुई अशोक चांदना से, और उनको आश्वासन दिया गया कि वो कुछ घंटों बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस बीच खुद जो है विजय बैंसला, जो कर्नल बैंसला के बेटे हैं, वो पटरी पर यहाँ पर चल के आए हैं और उन्होंने यहाँ जो युवा हैं आक्रोशित, उनको समझाने की कोशिश की है और फिश प्लेटें फिर से वो लगवाने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए कुछ जो लोग हैं गुर्जर समाज के, वो इस अंदाज में बैठ गए हैं पटरियों के ऊपर और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हालांकि जो सामने सड़क है, जिसको कि सवाई माधोपुर भरतपुर मार्ग कहते हैं, वहाँ पर यातायात जरूर चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत व्यवधान जरूर आया था, लेकिन वहाँ पर जाम नहीं किया गया है अभी रास्ते को। और कोशिश यही है कर्नल बैंसला की कि वो कोई ठोस आश्वासन उन्हें मिल जाए तो शायद वो कन्विंस कर सकते हैं समाज को। लेकिन फिलहाल ये जो लोग आए हुए हैं ये ज़्यादा सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल सारी बातें जो है यहाँ पर इस तरह से देखिए, लोग कुछ बैठे हुए हैं और इस अंदाज में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर कर्नल बैंसला के ऐलान नहीं करने के बावजूद लोग यहाँ पर आ जमे हैं और उनको समझाने की कोशिश हो रही है। सरकार की ओर से भी अपनी तरह से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, पीलूपुरा, भरतपुर। और बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार भरतपुर से बने हुए हैं। बाबूलाल, अशोक चांदना जयपुर से निकल चुके हैं, आपके पास कुछ जानकारी, कितनी देर में वो मौके पर पहुंच जाएंगे, कब बातचीत शुरू होगी? क्योंकि भरतपुर से जयपुर का रास्ता पहुंचने में भी उन्हें जो है वो खासा वक्त लगने वाला है।
बाद अशोक चांदना के पहुंचने की संभावना है और चांदना ने जो कहा वो करके दिखाया है। उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जरूर बात हुई होगी और उन्होंने कहा कि मैं मौके पे जा रहा हूं, मेरे समाज के लोग पटरी पे बैठे हुए हैं, जबकि सरकार ने इतने कदम उठाए तो उनको ठीक से कन्विंस नहीं किया गया होगा, तो मैं मौके पे जा करके उन लोगों को समझाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है इनकी कौम के उस मंत्री का जिसने इस इश्यू की गंभीरता को समझा है और वो सीधा जयपुर से चल के यहाँ पर आ रहा है। जब शुरू में आज दोपहर में जब कर्नल बैंसला की अशोक चांदना से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आ रहा हूं पटरी पर, आपसे वहीं पे बात करूंगा, हमने जो कदम उठाए हैं आपकी तमाम मांगे हमने मान ली और मैं आपको वहीं पे बैठ के बताऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि सरकार इस इश्यू की गंभीरता को समझ रही है और आज जब गुर्जर पटरी पे आए हैं तो ठीक उससे पहले, यानी कि इनके आने से पहले चांदना ने कहा था कि मैं रवाना हो रहा हूं, 3 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। वो जयपुर से कहीं दूर थे, शायद सरकार से बात की होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की होगी, उसके बाद वो तत्काल यहाँ पर निकल गए। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी भी तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, क्योंकि गुर्जरों की तरक्की का रास्ता शांति और सद्भाव के रास्ते से ही निकलता है और जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें अगर पटरियां रोकने से, राजमार्ग जाम करने से इन युवाओं के अगर मुकदमे लगते हैं तो फिर इनके सुनहरे जो सपने हैं भविष्य में आगे करियर बनाने के, उन पर भी सवाल या निशान लग जाते हैं। इसलिए ये युवा समझता है कि अब कानूनी तरीके से जो आपको सरकार ने रिजर्वेशन दिया है उसका पूरा फायदा उठाया जाए। जहां पर भी जटिलताएं आ गई हैं सरकार के साथ में बैठ करके उनको दूर कराया जाए ताकि कोई मुश्किल पैदा ना हो और पूरा का पूरा 5% आरक्षण लिया जाए। इसीलिए यही भरोसा यहाँ पर देने के लिए अशोक चांदना लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपने ही समाज को वो कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे और बैठ करके तमाम लोगों को बताएंगे कि हमने कोई थोथा मसौदा तैयार नहीं किया है, तमाम जो चीजें हैं वो कागज पर खरी मैं लेके यहाँ पर आ रहा हूँ। इसलिए वो जब यहाँ पर आएंगे तमाम लोग अब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कोई सरकार विरोधी नारेबाजी नहीं हो रही है और इनको भरोसा है कि उनकी जो मांगे हैं और जिसको लेके कोई गफलत पैदा हुई है वो दूर हो जाएगी मंत्री के आने पर। और मंत्री जब आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री का पैगाम भी लेकर के आएंगे कि किस तरह से इनकी मांगे मानी गई हैं और सरकार ने आखिर दिया क्या है। तो उसका बेसब्री से फिलहाल यहाँ इंतजार चल रहा है। कर्नल बैंसला इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर वो अपने जो पंच पटेल हैं समाज के, जिनके साथ में अब तक वो आंदोलन को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, उनके साथ में वो लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि पहले वो मंत्री चांदना से बात करेंगे, उसके बाद ही आगे की बात कहेंगे। रणनीति का खुलासा फिलहाल उन्होंने नहीं किया है। यानी कर्नल बैंसला भी चाहते हैं कि लड़ाई को संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ा जाए तो उसका फायदा कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि ये ही अकेली ऐसी कौम है जिसने लड़ करके अपना हक लेने की कोशिश की और 72 से ज्यादा लोग जो है इस कौम के शहीद हो गए। तो अब ये भी चाहते हैं कि अब दौर बातचीत के जरिए समाधान का आ गया है तो क्यों नहीं अपनी बात जो है अपने मंत्री जो समाज के हैं उनसे कह करके उनके सामने बैठ करके उसका समाधान तलाशा जाए। तो बहुत सारी बातें होंगी। फिलहाल वक्त का इंतजार करना होगा कि जब चांदना यहाँ पर आएंगे तब हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से कन्विंस करते हैं कर्नल बैंसला को और कर्नल बैंसला का अगला रुख क्या रहता है। जी आसिफ। बाबूलाल, जो दूसरा धड़ा था जिसने सरकार के साथ बातचीत की और सरकार के आश्वासन पर अपनी संतुष्टि भी जताई, क्या वो दूसरा धड़ा जो कि खुद भी गुर्जर समाज से ही आता है, गुर्जर समाज के बड़े चेहरे हैं, उनकी बातचीत हुई किरोड़ी बैंसला के साथ में? उन्होंने किरोड़ी बैंसला को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमने सरकार के साथ बैठकर बातचीत की और हम आश्वस्त हैं। यानी सवाल यह है कि दोनों धड़ों की आपस में बातचीत हुई। जी यहीं पर तो जो है गफलत की स्थिति पैदा हो गई। ये जो तमाम लोग कल गए थे सरकार के साथ में बातचीत करने के लिए, इनकी यहाँ पे स्वीकार्यता थी। ये कर्नल किरोड़ी बैंसला के साथ ही रह करके इन्होंने राजनीति के दाव पेच भी सीखे और समाज की सेवा करना भी सीखा। लेकिन कल जब ये बातचीत करने गए, यहाँ के 80 गाँव के आसपास के पंच पटेल बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बात क्या हुई और उन्होंने आकर के समाज के लोगों से अपनी बात नहीं कही, जिसके कारण कर्नल बैंसला को लगा कि उनको इग्नोर किया गया, कहीं ना कहीं समाज के लोगों के बीच में वो मैसेज ला करके नहीं दिया गया, जिसके कारण ये युवा आज यहाँ पर जमा हो गए, क्योंकि पहले से कर्नल बैंसला ने आंदोलन का आह्वान कर दिया था। इसीलिए आज मंत्री अशोक चांदना यहाँ आकर के जो बात उन लोगों को आकर के यहाँ बतानी चाहिए थी वो आज मंत्री अशोक चांदना को आकर के बतानी पड़ेगी। अगर वो संतुष्ट थे तो उनको यहाँ पर आकर के लोगों को बता देनी चाहिए थी, ताकि किसी तरह की दिक्कत पेश ही नहीं आती। और अगर ये लोग कन्विंस हो जाते, ये उन बातों को समझ जाते, तो ये पटरियां नहीं रुकती और रेलगाड़ियों का आवागमन नहीं रुकता, यहाँ पर तमाम जिंदगी नॉर्मल चलती रहती। लेकिन फिलहाल
यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो जनजीवन है, वो इस तरह की पटरियों के रुकने का अभ्यस्त रहा है। और फिलहाल उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जब चांदना आ जाएंगे तो तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और फिर से पटरियों पर रेल दौड़ने लगेगी और ये लोग भी अपने घर पर जा करके और अपने बच्चों को बताएंगे कि आपका जो आरक्षण है वो सुरक्षित है, वो आगे बढ़ रहा है और उसमें कोई कटौती नहीं हो रही है। चाहे बैकलॉग का इश्यू है तो उसको भी इनको समझाया जाएगा। इसके अलावा जो रुकी हुई भर्तियां हैं, जिनमें अब आने वाली भर्तियां, उनमें जो 5% आरक्षण है वो अगर मिलने लगेगा तो इनको कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि ये अपनी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी के पास में फुर्सत तो है नहीं, सारे किसानों के बेटे हैं, बड़े बड़े उम्र दराज किसान हैं जो अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस वक्त जब बुआई का सीजन है, सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उस वक्त अगर किसान आकर के पटरी पे बैठ जाए तो समझिएगा कि वो कहीं ना कहीं परेशान है और उसकी परेशानी अगर सरकार समझने की कोशिश करती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर घंटे 2 घंटे बाद में मंत्री चांदना आकर के अपनी बात कहते हैं और ये लोग उनकी बात को हाथों हाथ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। कर्नल बैंसला के ऐलान का ही इनको इंतजार है, क्योंकि वही इनके स्वीकार्य नेता हैं इस इलाके में। कोई 80 गांव बताए जाते हैं यहाँ पर गुर्जरों के, जो जिनमें उन्हीं की सबसे ज़्यादा आबादी है। और रणनीतिक लिहाज से ये एरिया जब भी उनको दबाव बनाने की ज़रूरत महसूस होती है तो इसी पटरी पे आके बैठते हैं। और बरसों से 12-13 साल से ये जो इलाका है ये आंदोलन का बड़ा गढ़ बन जाता है और पूरे देश में सुर्खियां बटोर लेता है, जिसके पीछे यही कहानी है कि यहाँ का जो गुर्जर है वो बरसों तक, सदियों से संघर्ष करता चला आ रहा है और उसके नेचर में संघर्ष है और वो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार उसकी बात सुन रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी बाबूलाल, इसके कानूनी पेचीदगियों पर अगर बात करें, आपकी विजय बैंसला से इस मामले को लेकर बातचीत हुई होगी, चूंकि रिजर्वेशन दे दिया गया है, अब बैकलॉग भरने की बात है। राजस्थान सरकार का कहना है कि वो नौकरियों में आरक्षण दे रही है, लेकिन रिजर्वेशन सीधे तौर पर केंद्र का मसला है। 25 के 25 सांसद जो हैं वो राजस्थान में बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में ये मामला केंद्र और राजस्थान के अंदर जो है वो बीच में एक बॉल की तरह बन गया है। अगर नौकरियों पे बात आती है, आरक्षण दिया जा रहा है, साफ तौर पर राजस्थान सरकार का कहना है, तो वो तकनीकी पेच क्या है, वो दिक्कत क्या है, वो आपत्ति क्या है, जिस पर एक धड़ा तो सहमत है और दूसरा धड़ा असहमत है। इस पर बात हुई आपकी विजय बैंसला से? जी देखिए, इसमें बहुत बड़ी कानूनी अड़चन यह है कि जो बैकलॉग है वो SC/ST से ही भरा जाता आया है और कानून उसी के लिए बना हुआ है। अब जो नई जातियाँ इंक्लूड हुई है उनको खास तौर से जो रिजर्वेशन दिया गया, खास तौर से गुर्जरों को, तो इसके लिए तो बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों को आपको दूर करवाना होगा। केंद्र में अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो जो 25 के 25 बीजेपी के सांसद हैं, ये मोदी सरकार पर जब दबाव बनाएंगे तब कहीं जाकर के बात बनेगी और उनको कोशिश करनी पड़ेगी। राजस्थान की सरकार लिख चुकी है, वहां पर जाके बात भी हुई है, लेकिन ऐसा अभी दबाव नहीं पड़ा केंद्र की बीजेपी सरकार पर, जिसकी वजह से इनको अभी 9वीं अनुसूची में इस रिजर्वेशन को डाल दिया जाता। यही इनकी एक पीड़ा है कि केंद्र की नौकरियों में भी अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो फौज पुलिस की नौकरी तक सिमटा रहने वाला गुर्जर क्यों नहीं IAS IPS बन जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ उसको फायदा मिलेगा। तो ये भी एक इनकी डिमांड है। रीट की भर्ती आ रही है, उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। नई जो भर्तियां हैं उनमें सब में 5% आरक्षण मिल जाएगा, ये दावा मंत्री ने किया है और उन्होंने कहा है कि अब किसी भी भर्ती में 5% से गुर्जर कम भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने जितनी भी दिक्कतें थी, जितने भी अवरोध थे, वो तमाम हटा दिए हैं। इसलिए समाज को भरोसा रखना चाहिए कि गहलोत सरकार उनकी बात को सुन रही है, जो भी उनके मुतालबात हैं उन पर उन्होंने एक्शन लिया है और जो भी टेबल टॉक हुई है अक्षर से उसकी पालना करने की कोशिश हुई है। तो चीज़ें तो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, जटिलताएं, कागज जब चलता है, फाइलें चलती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं और जब ये बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जब अड़चन आती है तो फिर इन युवाओं का आक्रोश बढ़ता है और फिर ये आकर के पटरी पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब ये सरकार ने फिर से कोशिश करी है कि गुर्जरों को फिर से आंदोलन ना करना पड़े, पटरी पर ना आना पड़े, इसलिए आज मंत्री को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो जब मंत्री बात करेंगे तभी सारी बात समझ में आएगी कि वो क्या पैगाम इनके लिए लेकर के आते हैं और उनके पास में, उनके पिटारे में जो घोषणाएं हैं सरकार की, जो वादे किए गए थे, उनको पूरा करने की दिशा में कदम क्या उठाए गए हैं, ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पता चलेगी। आसिफ। बाबूलाल, एक और बड़ा मसला यहाँ पर यह भी है, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा बाबूलाल आपसे।
9वीं अनुसूची के अंदर आरक्षण देने का सीधा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास में। इस पर चाहकर भी राजस्थान सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगी। ऐसे में ये जटिलता और ज्यादा बढ़ती है बाबूलाल। बिल्कुल बढ़ती है, बहुत जोर आता है। जैसे कि जाटों का आरक्षण है तो उसमें धौलपुर और भरतपुर के जाटों को दिल्ली में केंद्र में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और गुर्जरों को, पूरे राजस्थान के गुर्जरों को अगर दिल्ली में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो फिर दो दिक्कत तो है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा संघर्ष, और उसके बाद भी जब आप केंद्र सरकार की वैकेंसीज में रिजर्वेशन नहीं मिले तो फिर आपका जो है आपको गुस्सा आना, उस एक्शन का रिएक्शन होना ये लाजमी है। और ये लोग चाहते हैं कि अभी चीजें मिटनी चाहिए। कब तक संघर्ष करते रहेंगे? 12-15 साल हो गए पटरियों पर बैठते हुए। तो ये चीजें चाहते हैं कि अब दुरुस्त हो जानी चाहिए। अब गुर्जर जो हैं, गुर्जरों के लड़के भागें, दौड़ें, पढ़ें, लिखें या फिर पटरियों पर आके बैठते रहें, तो ये चीजें जो है अब दुरुस्त करने की दरकार है इस वक्त। और शायद इस सरकार ने कोशिशें करी हैं, काफी बातचीत हुई है। जी बाबूलाल, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ अपडेट है और कितनी देर में मंत्री अशोक चांदना वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव का आखिरी चरण है। तीनों निगमों में मतदान का समय खत्म। 5 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। 1287 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 3 नवंबर को निगम के चुनाव नतीजे सामने आएंगे और शहर की सरकार तीनों निगमों में चुनी जाएगी। तो 5 बजे तक 50% मतदान का प्रतिशत आया। निकाय चुनाव का आखिरी चरण था। तीनों निगमों में मतदान का समय खत्म हो चुका है। जयपुर ग्रेटर निगम में चुनाव हुए, जोधपुर और कोटा दक्षिण में चुनाव हुए। 3 निगमों के 310 वार्डों में मतदान हुआ। 1287 उम्मीदवारों की किस्मत अब दांव पर है। और नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। तमाम संभावित प्रत्याशियों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। तो काउंटिंग से पहले बीजेपी की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि तमाम प्रत्याशियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। इस रिसोर्ट में 100 प्रत्याशियों को ठहराया गया है। काउंटिंग से पहले बीजेपी की बाड़ेबंदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, चुनाव में अभी नतीजे आए भी नहीं और बाड़ेबंदी की कवायद शुरू हो चुकी है। तमाम बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ेबंदी की जा रही है। दीपक, देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर इस तरीके की जानकारियां पहले से ही सामने आ रही थी। लगातार कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी करेगी। कांग्रेस में भी अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चाएं कई जगह पर की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि वो एक तरीके से अपना बोर्ड बनाने में सक्षम है, लिहाजा ये कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीजेपी अब जब ग्रेटर नगर निगम का चुनाव समाप्त हो चुका है, अभी 5:30 बजे, अभी कुछ मिनट पहले ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो समाप्त हुई है, तो ऐसे में अब बीजेपी में इस बात को लेकर भी मंथन चल रहा है कि जो बीजेपी ग्रेटर के करीब 150 प्रत्याशी पार्टी के हैं, 150 वार्ड्स में जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे भी बातचीत की जाए और उसके बाद में जिस भी नतीजे पर पार्टी पहुंचती है उसके बाद में उस पर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ग्रेटर नगर निगम में वो बोर्ड बनाने की स्थिति में है। इसके अलावा
हेरिटेज में भी वो बनाने का दावा कर रही है, कांग्रेस अलग ढंग से दावा कर रही है। लेकिन जो जिस तरीके से जो जानकारियां सामने आ रही है कि दोनों ही पार्टियां किसी भी स्थिति में अपनी चूक यहां पर नहीं रखना चाहती है। बीजेपी के एक कहावत एक और है आसिफ की, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि अभी हाल ही में करीब यदि आप जाएंगे तो मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 22 महीने पहले ही बीजेपी को एक बड़ी नुकसान यहाँ पर जयपुर में हाथ लगा था। जब मेयर पद का उपचुनाव हुआ था, अशोक लाहोटी विधायक बन गए थे, और उसके बाद में जब मेयर पद का उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के मनोज भारद्वाज जो कि उप महापौर थे, उनको जब मेयर के लिए बनाया गया था प्रत्याशी, तो ऐसे में बीजेपी के ही बागी विष्णु लाटा कांग्रेस की गोद में कांग्रेस के खेमे में चले गए थे, और ऐसे में उसके बाद में कांग्रेस ने उन्हें समर्थन किया था। तो बीजेपी के साथ में अभी मुश्किल से 22 महीने पहले का इतिहास है। ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि उसको एक बार फिर से यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति आए कि उसके पार्षद टूटे, या फिर निर्दलीय यदि जीत कर आते हैं तो निर्दलियों को एक तरीके से कांग्रेस अपने खाते में ले जाए। ये कोशिश दोनों ही पार्टियां करेगी। तो अभी कुछ देर बाद में जो स्थितियां हैं वो और सामान्य होती हुई नजर आएंगी चुनाव परिणाम सामने आने से पहले। बिल्कुल दीपक, अगर आप पिछले 2 साल की राजस्थान की राजनीति पर गौर करेंगे तो आपने और मैंने दोनों ने देखा है कि एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है बाड़ेबंदी को लेकर। राजस्थान इसका बहुत बड़ा गवाह बन चुका है भारत में। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में भले ही ये बाड़ेबंदी हमारे सामने नहीं आई थी, क्योंकि एक डिफरेंस था बीच में, निर्दलियों की संख्या उतनी नहीं थी कि बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बना सके। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से पूरी की पूरी सीटें बीजेपी जीत कर गई, लेकिन उसके बाद में जो स्थितियां सामने आई वो लगातार बाड़ेबंदी के सामने आई है। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, या फिर सरकार जिस तरीके से सरकार में उथल पुथल हुआ वो बात हो, या फिर मध्य प्रदेश जैसे जो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र वाले विधायक उन तक को जयपुर लाया गया था। तो ऐसे में अभी बाड़ेबंदी का एक नया जो इबारत लिखी गई है राजस्थान की, उसके अंदर एक और नया अध्याय यहाँ पर जुड़ सकता है कि जहां पर जो पार्टियां वो अपने प्रत्याशियों को, यानी कि जो जयपुर में जिन्होंने चुनाव लड़े हैं उनको वापस से एक बार बाड़ेबंदी की तरफ भेज सकती है। निजी होटलों में उन्हें भेजा जा सकता है। शहर के आसपास के इलाके में जो भी होटलें हैं जिसमें बड़ी संख्या में कमरे हो, वहां पर उन्हें भेजा जा सकता है, जिससे कि चुनाव परिणाम सामने आए। और यदि बहुमत से थोड़ी सी कम दूरी पर यदि कोई भी जो भी पार्टी हो वो निर्दलियों से फिर बातचीत करे, जिससे कि यहाँ पर जो बोर्ड है, शहर की जो सरकार है, उसके अंदर उसका प्रतिनिधित्व हो सके। जी दीपक, 100 के 100 प्रत्याशी इन बसों में बाड़ेबंदी के लिए रवाना हो चुके हैं, या दावा बीजेपी का है कि 100 प्रत्याशियों की रिसोर्ट में 100 प्रत्याशियों को ठहराया गया है, या सभी ने अपनी हामी भर दी है, सभी प्रत्याशियों ने, कि वो बाड़ेबंदी में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी तक आसिफ, जब तक परिणाम सामने नहीं आता है तब तक कोई भी प्रत्याशी खुले तौर पर बगावत करने की स्थिति में नहीं होता है। जब परिणाम सामने आ जाता है, जब उसे पता लग जाता है, तो बाद में फिर स्थितियां दूसरे तरीके से सामने आती है कि कौन पार्टी को मतलब पार्टी से अलग छोड़कर दूसरी तरफ भी जा सकता है। ये तमाम चीजें बाद में सामने आती है। लेकिन अभी तक तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने की हेरिटेज नगर निगम में चुनाव लड़ा था, वो पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस के साथ भी है। अभी भी कोई भी पार्टियों से बगावत करने के मूड में नहीं है, जब तक कि उसके हाथ में चुनाव परिणाम नहीं आ जाता है, जीत का जो प्रमाण पत्र है वो उसे नहीं मिल जाता है। इसके साथ ही दीपक, इस बार जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें दोनों पार्टियों पर गौर करें तो जो कांग्रेस है उसने अपने बागियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बीजेपी ने जिन्होंने बगावत की, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर खड़े हुए, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की है। ऐसे में अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते या नहीं भी आते, तब भी वो जो बागी प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या वो वापस जाएंगे बीजेपी की तरफ? देखिए, आसिफ, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता कि यदि कोई बागी, चाहे वो कांग्रेस का बागी हो या फिर बीजेपी का बागी हो, यदि वो चुनाव में जीत हासिल कर लेता है तो वो यदि जो पार्टी है जिसके सामने उन्होंने बगावत दिखाई है, वो पार्टी यदि बहुमत से दूर है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं बागियों की मान मनोवल की जाएगी, मान मनुवार की जाएगी, जिससे कि बोर्ड यहां पर बन सके। ये ना केवल निकाय चुनाव में होता है, बल्कि विधानसभा, लोकसभा, तमाम चुनावों के अंदर इस तरीके की तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन इस बार दोनों ही दलों के साथ में एक बड़ा जो स्थिति थी वो बागियों की तो थी, बल्कि अंदर खाने जो फूट थी दोनों ही पार्टियों में, वो भी यहां पर खुलकर सामने आई है। बड़े उदाहरण इसके सामने है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से विधायकों की राय कम ना मानकर, विधायकों की राय कम मानकर संगठन ज्यादा हावी रहा, संगठन के भरोसे ज्यादा टिकट दिए गए। उसके बाद में विधायक जो है
वो अलग अलग स्थानों पर अपनी बातें भी रखते हुए नजर आए थे। जयपुर के कुछ विधायक और चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष उनके पास भी गए थे, तो ऐसी स्थितियां सामने आई थी। तो अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी भी ठीक स्थिति में नहीं है, क्योंकि विधायक वर्सेस जो संगठन था वो यहाँ पर देखने को हमें मिला था। इसके अलावा कांग्रेस में बात की जाए तो कांग्रेस में भी कई इलाकों के अंदर ऐसी स्थितियां सामने आई है। मालवीय नगर के अंदर विधानसभा क्षेत्र की यदि आप बात करेंगे तो आप एक अखबार के विज्ञापन पर, इश्तिहार पर, पिछले 2 दिनों से जो इश्तिहार है उस पर गौर फरमाइए। जी दीपक, बिल्कुल से कांग्रेस की प्रत्याशी जो अर्चना, देखते हैं बीजेपी की बाड़ेबंदी के बाद में कांग्रेस जो है वो दीपक अपनी बाड़ेबंदी शुरू करती है या फिर जो है वो कांग्रेस नतीजों का इंतजार करती है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।